हेलो एवरीवन। आज हमारी फैमिली लॉ की फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि फैमिली लॉ हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसे क्या टॉपिक्स हैं फैमिली लॉ में जो ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूजीसी नेट, उसमें भी आता है। क्लैट पीजी में भी आता है। मोस्टली जुडिशरी एग्ज़ाम्स में भी आता है, चाहे जैसे एग्जाम्पल हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे फैमिली लॉ आता है। तो ओवरऑल ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि फैमिली लॉ में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बस रीड करने से भी काम चल जाता है, और कौन सा ऐसा पोर्शन है जो हर एग्ज़ाम में काम आता है। ओवरऑल हम पूरा फैमिली लॉ बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जनरली हमारे पास कैसे लॉज होते हैं? ऐसे कानून होते हैं हमारे पास जो सभी पर अप्लाई होते हैं। वहाँ पे आपका ना रिलीजन मैटर नहीं करता। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जू हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर एग्जाम्पल ए ने मर्डर कमिट किया, अगर एक पर्सन है जिसका नाम है ए और उसने मर्डर कर दिया है, तो सिंपली उसको मर्डर की पनिशमेंट मिल जाएगी। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि ये हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। उसी तरह अगर बी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो उससे डैमेजेस लिए जाएंगे। और डैमेजेस इम्पोज करते टाइम पे कोर्ट ये नहीं देखेगा ये हिंदू है कि मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, पारसी है, जू है, इसका रिलीजन मैटर नहीं करता। तो मोस्टली तो हमारे पास सारे लॉज ऐसे ही हैं। अगर बात करें हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जैसे सिविल प्रोसीजर है, और बाकी लॉज हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, पोक्सो हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, मतलब मोस्टली सारे लॉज ऐसे ही हैं जो सभी पर जनरली अप्लाई होते हैं। रिलीजन मैटर नहीं करता। पर हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, तलाक, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, पार्टीशन, सक्सेशन, इन सभी मैटर्स के लिए हमारे पास पर्सनल लॉज है। अब अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदूज़ मेजॉरिटी में हैं। हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम्स मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन लॉ है, पारसीज के लिए पारसी लॉ है, और जूस के लिए उनका अपना पर्सनल लॉ है। तो पॉइंट ये है कि जितने भी मैटर्स हैं ना, ये पर्सनल वाले, एक घर के अंदर वाले जो मैटर्स हैं, उन सभी पर सबके पर्सनल लॉज अप्लाई होते हैं। अगर आप हिंदू हो तो आप पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। अगर ए पर्सन मुस्लिम है तो उस पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। और अगर सी पर्सन क्रिश्चियन है तो उस पर क्रिश्चियन लॉ अप्लाई होगा। यानी कि ये जो मैटर्स हैं ना, इन पर हमारे पर्सनल लॉज अप्लाई होते हैं कि भाई शादी किस तरीके से होगी। हिंदुओं में शादी कैसे होती है? 7 फेरे होते हैं। मुस्लिम्स में कैसे होती है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है इस फॉर्म में कि हाँ मुझे ये शादी मतलब निकाह कबूल है, राइट। तो शादी किस तरीके से होगी, तलाक कैसे होगा, अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को तो कैसे किया जाएगा, मेंटेनेंस देना है वाइफ को तो कितना देंगे, कैसे दिया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। सक्सेशन की बात करें कि भाई अगर एक पर्सन की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी किस किस के पास जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब कुछ भी हमारे पर्सनल लॉज में दिया हुआ है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? पर्सनल मैटर्स ही तो हैं। और इन्हीं पर्सनल मैटर्स के लिए हमारे पास हैं पर्सनल लॉज। तो पर्सनल लॉज कैसे हैं? हिंदू लॉ हिंदूज पर अप्लाई होता है, मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स पर अप्लाई होता है। पर अब एक क्वेश्चन आता है, अगर लव मैरिज का ज़माना है तो उसी हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है हिंदू और दूसरा पर्सन है मुस्लिम। अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं, पर ना तो हिंदू लॉ अलाउ कर रहा है, ना ही मुस्लिम लॉ अलाउ कर रहा है।
अब ये कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए हमने बना दिया है स्पेशल मैरिज एक्ट। इनके लिए है स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, यानी कि इंटर रिलीजियस मैरिज की बात हो रही है, तो ये कैसे शादी करेंगे? कहाँ जाएंगे ये लोग शादी करने के लिए? इनकी शादी होगी स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के तहत। जैसे एग्जाम्पल, सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी करी, एक शॉर्ट्स भी है वहाँ पे, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। उसमें उन्होंने बोला कि मैं हिंदू हूँ और जिनसे मैंने शादी करी है वो मुस्लिम हैं, तो हमारे पास पर्सनल लॉज में ऑप्शन नहीं था शादी का, तो हमने करी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया है कि आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देखने को मिल जाए उस चीज़ के लिए। चलो अब देखते हैं कि हमें फैमिली लॉ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। मतलब भाई क्या ही करेंगे हम फैमिली लॉ पढ़ के? हमारे लॉ के कोर्स में फैमिली लॉ ऐड ही क्यों किया गया? तो उसका आंसर ये है कि हमारे भारत में साल में बहुत सारी शादियाँ होती हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, बहुत सारे तलाक भी होते हैं, बहुत सारे सेपरेशन भी होते हैं कि भाई शादी तो हो गई पर अब साथ नहीं रहना मुझे 1-2 साल के बाद। तो इनको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून तो ऐसा होना चाहिए ना। कोई तो कानून ऐसा हो जो हमें ये बताए कि भाई अगर तुम शादी कर रहे हो तो तुम शादी के लिए तुम्हारे पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना? इस तरीके से तुम शादी करोगे, ये वाली शादी वैलिड शादी होगी, ये वाली शादी वॉइड शादी होगी, ये वॉइडेबल होगी, ठीक है? और ये भी तो बताना ज़रूरी है कि किन लोगों से शादी कर सकते हो और किन लोगों से शादी नहीं कर सकते। प्रोहिबिट भी तो करना ज़रूरी है। तो हमारे जो ऐसी चीज़ें हैं ना, सारी ऐसी चीज़ें कि कैसे शादी होगी, कौन शादी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन सी शादी वैलिड है, कौन सी नहीं है, ये सब कुछ हमारा फैमिली लॉ में ही तो है। अब जैसे एग्जाम्पल शादी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये सारे रूल्स ठीक है, फैमिली लॉ नाम दिया है, बट इसके लिए अलग अलग एक्ट्स हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें मैरिज से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप ऐसे शादी करोगे, ये कंडीशंस आप पर अप्लाई होंगी, ये सेरेमनीज होंगी, ये वैलिड मैरिज है, ये वॉइडेबल है, ये वॉइड है, ऐसे करके चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर डाइवोर्स की बात करें, ये भी डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट भी कहाँ पे दिया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट में ही दिया गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है कि कौन तलाक ले सकता है, किन ग्राउंड्स पर तलाक लिए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं तलाक हो गया, तलाक हो गया तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी? बच्चा किसके पास जाएगा? मदर के पास जाएगा कि फादर के पास जाएगा? ये भी हम फैमिली लॉ में ही पढ़ते हैं। अच्छा, अभी अलग रह रही है वाइफ, तो मेंटेनेंस भी तो देना पड़ेगा। कितना मेंटेनेंस देना है, कैसे कैलकुलेट होगा, बच्चे का भी मेंटेनेंस देना है क्या अलग से? ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली लॉ में ही दी गई हैं, अलग अलग एक्ट्स में। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो फिर ये आ जाएगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ें समझते जाएंगे। बाकी एक लॉ है जैसे फैमिली लॉ, फिर उसके अलग अलग ट्रीज़ हैं कि भाई हिंदू लॉ में भी बहुत सारे अलग अलग लॉज बना दिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सक्सेशन एक्ट, तो ऐसे अलग अलग बना दिए। और वैसे ही मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ हम पढ़ेंगे, तो फैमिली लॉ में हिंदू लॉ का, मुस्लिम लॉ का सब साथ में ही देख रहे हैं हम। तो ये जो मैरिज से रिलेटेड बात है, डाइवोर्स से रिलेटेड बात है, ये सारी हम दोनों के रिस्पेक्ट में देखते हुए चल रहे हैं। आगे हम इसको जाके डिवाइड कर देंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। अब ये चीज़ भी, तलाक की चीज़ भी कहाँ पे दी गई है? फैमिली लॉ में दी गई है। थर्ड पॉइंट, सेपरेशन। मान लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ तलाक नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ अलग रहना चाहते हैं, शादी खत्म ना करके अलग रहना चाहते हैं। शादी तो जिंदा रहे पर रहना अलग अलग चाहते हैं। तो फिर सवाल आता है ये कैसे होगा? और ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जब इस तरीके से अलग हुआ जा सकता है कि शादी भी ना टूटे और अलग भी रह सकें?
फिर उसके अलावा एक चीज़ और आती है, एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है ना कि मान लो वाइफ घर छोड़ के चली गई बिना किसी कारण के, तो दूसरा बंदा क्या करेगा? जो हस्बैंड है उसके पास क्या राइट है, वो क्या करेगा? ये भी सवाल आता है। ये सब कुछ हम फैमिली लॉ में ही कवर करेंगे। ये सारी बातें हम फैमिली लॉ में ही पढ़ेंगे, और ये सब कुछ जानने के लिए ही ऐसे लॉज बनाने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। अब अडॉप्शन, मान लो कि किसी के बच्चे नहीं हैं, मान लेते हैं, एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्पाउस है, सॉरी एक पर्सन है, उसे चाइल्ड अडॉप्ट करना है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या होगी? वो इंसान के पास ऐसा क्या होना चाहिए कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? और बच्चे का भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितनी उम्र तक के बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, कंडीशंस क्या होंगी वैलिड अडॉप्शन के लिए। ये सब कुछ भी हम फैमिली लॉ में ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सक्सेशन। भाई अब मान लेते हैं कि एक पर्सन की डेथ हो गई, अब उस पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस किस के पास जाएगी? मान लेते हैं कि इसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी, इसके 5 बच्चे हैं, तो वो 10 एकड़ ज़मीन इन पांचों में कैसे कैसे डिवाइड होगी? अगर इनकी वाइफ भी जिंदा है तो फिर कितने हिस्से होंगे? ठीक है, तो सक्सेशन भी फैमिली लॉ का ही पार्ट है, ये भी इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद है पार्टीशन। एक फैमिली है, बड़ी सुंदर सी प्यारी सी फैमिली है, पर उस फैमिली में है 2 लड़के। भाई अलग होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो सवाल आता है कि इनको अलग कैसे किया जाए? पार्टीशन कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी इनको? कैसी प्रॉपर्टी इनको दी जाएगी? कौन सी वाली प्रॉपर्टी देनी है? कैसे होगा इनका बंटवारा? और बंटवारा करने से पहले क्या कोई अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा क्या अलग से? कुछ और चीज़ें भी अरेंज करनी पड़ेंगी क्या? तो वो सब कुछ भी हम फैमिली लॉ में ही पढ़ते हैं। ये सारी बातें हम फैमिली लॉ में ही पढ़ते हैं। मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी आप अपनी लाइफ में सुनते हो, शादी की, तलाक की, कि भाई ये शादी तो वैलिड नहीं है, ये शादी तो वॉइड है, या ये शादी तो वॉइडेबल है, या अरे उसने तो तलाक ले लिया, अरे उसने तो सेपरेशन ले लिया, या उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, या फिर उसने डाइवोर्स लेके वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, या फिर भाई इन्होंने तो पार्टीशन कर लिया। ऐसी सारी चीज़ें कैसे गवर्न होती हैं? ये बातें कहाँ हैं? ये फैमिली लॉ में ही तो हैं। अगर फैमिली लॉ को स्किप कर देते तो इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आती? ये सारी बातें फैमिली लॉ में ही दे रखी हैं। तो इसीलिए फैमिली लॉ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि सिविल लॉ का एक बहुत बड़ा पार्ट है फैमिली लॉ। और ये सिर्फ आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आता है, मेरे को वो एग्ज़ाम करना है, तो आप एक बार नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू करो। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी बुक है ये, बहुत बहुत इजी है फैमिली लॉ, बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें हमें याद रखनी है और किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब इसका आंसर ये है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेमेस्टर में आपका बेयर एक्ट ऐड हो गया होगा, तो बेयर एक्ट क्या है? बेयर एक्ट वो एक्ट है जहाँ पे जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया था वो वहाँ पे आपको दे रखा है, और कुछ कमेंट सेक्शन वगैरह दे रखे हैं। हालांकि वो एज इट इज़ वही एक्ट है जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया था। ठीक है, वो पढ़ना है। उसकी डिटेलिंग, उसको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कहाँ पे किया गया है? बुक्स में उसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे तरीके से। अब बेयर एक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, पर बेयर एक्ट में भी ऐसा नहीं है कि बेयर एक्ट में भी सब कुछ रटना है, ऐसा नहीं करना होता। कुछ चीज़ें सिर्फ रीडिंग से काम चल जाता है कुछ का, और कुछ चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है, कुछ को हमें मेमोराइज करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ये
मेमोराइज करना पड़ेगा कि किन लोगों को हिंदू कहा जाता है, किस पर ये एक्ट जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है किस पर अप्लाई होता है। फिर आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई इन इन रिलेशंस में शादी नहीं हो सकती। उसके बाद आपको देखना होगा कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो एक वैलिड मैरिज के लिए होनी चाहिए शादी में। सेरेमनीज देखनी होंगी। आपको देखना होगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे अगर शादी वॉइड है तो वॉइड होने का इफेक्ट क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। कहता रहे लॉ की शादी वॉइड है, हमें क्या मतलब उस बात से, हमने तो शादी कर ली ना, पर उसका इफेक्ट क्या है वो चीज़। फिर वॉइड अगर मैरिज है तो वो किन ग्राउंड्स पर है, अगर मैरिज वॉइडेबल है तो वो किन ग्राउंड्स पर है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, जो हमें याद होनी ही चाहिए। फिर वो पोर्शन आता है जो हमें लर्न नहीं करना, जो हमें मेमोराइज नहीं करना। जैसे बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे शादी क्या होती है आपको ये पढ़ने से भी याद रह जाएगा। जैसे कि भाई एग्जाम्पल देखो कि भाई इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें हर कम्युनिटी के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ। ऐसी जो बातें हैं ना जो बहुत ही जनरल सी इंट्रोडक्शन की तरह आती हैं, वो आप 2-4 बार रीड करोगे तो वो बहुत है, उसको याद आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि हिंदू कौन है, डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या हैं, वैलिड मैरिज के लिए क्या कंडीशंस हैं, किन ग्राउंड्स पर शादी वॉइड हो जाएगी, किन ग्राउंड्स पर शादी वॉइडेबल हो जाएगी, और वॉइड होने का क्या मतलब है, वॉइडेबल होने का क्या मतलब है। ऐसी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ये हमें याद रखनी है। अच्छा, आप याद कैसे रखेंगे। अब ये भी प्रॉब्लम है कि हम इनको याद कैसे रखेंगे। देखो, किसी भी बुक को डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए सबसे सही समय होता है जिस सेमेस्टर में आपके पास वो बुक है। एग्जाम्पल, अगर आपका सेकेंड या थर्ड सैम चल रहा है, जो भी सैम चल रहा है आपका, अगर इस सेमेस्टर में आपको फैमिली लॉ पढ़ना है तो एकदम शांति से बैठ के डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से रीड करना, एक बार रीड कर लेना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश डिफिकल्ट लगेगी या कुछ भी, गूगल करके उन शब्दों के मतलब देख लेना। एक बार ऐसे पढ़ना शुरू करो। इतनी बड़ी बुक नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते, एक दिन में 3-4 पेज भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगी, पर समझो उसको, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा अगर आप इस तरीके से रीडिंग करते हो तो। रही बात याद करने की, जैसे एग्जाम्पल आपने आज याद किया कि हिंदू कौन होता है, तो एक बार ही पढ़ने से तो याद रहेगा नहीं। आप लिख के देखो उसको, एक बार लिख के देखो, 2 बार लिख के देखो, 2-3 बार उसको लिख के देखो। नेक्स्ट डे जब तुम कोई नया टॉपिक याद करोगे, जैसे एग्जाम्पल अगले दिन तुमने याद किया कि भाई कंडीशंस क्या है वैलिड मैरिज की, तो कंडीशंस अपना नया काम कर लिया, सेक्शन 5 अच्छे से लर्न कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज करो जो तुमने पहले दिन याद करी थी। जैसे तुमने याद किया था कि हिंदू कौन होता है, तो वो हिंदू कौन होता है अगले दिन उसको फिर से रिवाइज करो। इस तरीके से हर रोज़ एक छोटा सा नया काम जो कर रहे हो, पिछले वाला पुराना वाला काम उसके साथ रिवाइज करते जाओ। इस तरीके से मेमोराइज करना है और ये बहुत ईजी ट्रिक है। एक ट्रिक तो ये होती है कि आप एक हफ्ता पढ़े, फिर संडे को आपने सारा रिवाइज किया, उसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है और आपको पूरे हफ्ते का ऐसे याद रहेगा भी नहीं। तो ये सबसे सही ट्रिक है कि आप आज जो याद किया है उसको अगले 7 दिन तक हर रोज़ रिवाइज करते जाओगे और संडे को फिर सारा कुछ लिख के देख लोगे, संडे या मंडे जितना भी आपको लिख के देखना है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।